एमपीएफ होगा। आज तो न्यूज में आ गया था 67, 15 के बाद ही कहा गया है 15, लेकिन 15 के बाद ही सेकंड थर्ड वीक में हो सकता है, वही समथिंग। तो मौका तो है तैयारी को बेहतर और करने का। चलिए, क्या डिस्कशन लास्ट टाइम कहाँ तक थे हम लोग? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब तक जो पढ़ा है इसमें कहीं प्रॉब्लम्स, कभी क्वेश्चंस पेपर पलट करके देखे हो कि क्वेश्चंस पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा? नॉर्मल कि हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ ही मजा आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन पलटे हो, क्वेश्चन पेपर लिए हो? मैंने आपको कहा तो था क्वेश्चन पेपर लेने को, लिया क्वेश्चन पेपर? पंचवर्षीय योजना है क्या? हाँ, अब अगर पंचवर्षीय योजना है तब तो चलेगा, अगर नहीं तो फिर क्वेश्चंस पेपर अगर नहीं लिया है तो पता ही नहीं चलेगा ना ये क्वेश्चंस पैटर्न क्या है और कौन सा टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा कर रहे थे ना, शक्तियां क्या क्या है, तो हमने जो बांटा था कि 4 से 5 भागों में। ध्यान रखिएगा बंधु, बार बार मैं कहता हूं कि जो भी आप पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि उसके मल्टी डायमेंशंस को देख सके। अगर सिर्फ एक डायमेंशंस देखिएगा तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इसके पीछे मैं रीजंस बता देता हूं। पॉलिटी कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, हमेशा करंट से कोरिलेट करके पूछता है पॉलिटी का। और सबके लिए आसान लगता है कि पॉलिटी सबका आसान है, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है तो मजा आ रहा है। पॉलिटी तो इतना इजी है क्या? और जब एग्जाम से बाहर निकलते तो यार ये वाली कैसे गलती हो गई, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पॉलिटी करता है, क्योंकि उसका डायमेंशंस हमेशा करंट से कोरिलेट करके देता है। यहां पर भी हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी हम चर्चा करेंगे तो करंट से कोरिलेट करेंगे। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देखेंगे तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्यकारी शक्ति या राजनैतिक शक्ति, पहला तो ये था। और आमतौर पर हमने इसे कहा था कि नियुक्त करने की शक्ति, नियुक्त करता है। क्लियर? नियुक्त करता है। तो किसे किसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री को, जो बहुमत लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसको। प्रधानमंत्री तभी बनेगा जब लोकसभा में अर्थात निचली सदन में बहुमत दल का नेता हो। यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा का मेंबर हो, यह जरूरी नहीं है। वो बहुमत दल का नेता हो, भले वह राज्यसभा से चुन करके क्यों ना आया हो। पहली बात, किसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति? किसे? कैग के अध्यक्ष को, जो संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था तो कभी कभी तो पूछ लेता है इनमें से कौन संवैधानिक संस्था है, इनमें से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। तो कुछ बातें याद रखिएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल काउंसिल्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्रिब्यूनल्स यानी एनसीएससी, एनसीएससी, एसटी और बीसी, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड ट्रिब्यूनल्स और नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कास्ट। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति। क्लियर? राज्यपाल की नियुक्ति, जो भी नियुक्ति करेगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति। अब तो लोकसभा खत्म हो गया है, जो 2 एंग्लो इंडियन का करता था, लोकसभा समाप्त हो गया है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, जो भी नियुक्ति करने की जो शक्तियां होगी वो सारी शक्तियां कहलाती है राजनीतिक शक्ति। यहां तक तो चर्चा हो चुकी थी। क्लियर? दूसरी शक्ति थी विधायी शक्ति, या आमतौर पर हम इसे कहते हैं प्रशासनिक शक्ति। हम इस शक्ति को आम भाषा में कह सकते हैं कानून बनाने की शक्ति। और यहां से क्वेश्चंस 3 बार बीपीएससी में 3 बार यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ यहां से। तो क्या क्या प्रशासनिक शक्ति में है? तो सबसे पहला, अगर मैं प्रशासनिक शक्ति की बात करूं
तो सबसे पहले कानून बनाने की शक्ति। अब कानून कौन कौन सा? मैंने कानून को दो अर्थों में बांटा था। इस अर्थ में, एक तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करता है। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति जब संसद कार्य में नहीं हो और कानून लाना, परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि उस पर कानून लाना आवश्यक हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। और यह शक्ति राज्यपाल के पास भी है, ध्यान रखिएगा। और यह अध्यादेश सिर्फ दो विषयों पर जारी होगा, सभी विषयों पर नहीं जारी होगा, सिर्फ दो विषयों पर। कौन कौन सा? तो एक संघ सूची पर और एक समवर्ती सूची पर। राज्य सूची पर जारी नहीं करेगा, राज्य सूची पर जारी करने का अधिकार राज्यपाल को है। क्लियर? तो इस पर अध्यादेश जारी करेगा, परंतु वह अध्यादेश तभी तक लागू है जब तक सदन की बैठक शुरू न हो जाए। प्रथम बैठक के दौरान ही उस अध्यादेश को पटल पे रख दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, यह अध्यादेश जरूरी नहीं है कि सदन इसे पारित कर ही दे। अगर सदन पारित नहीं करता है तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, परंतु राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए कई बार, एक से कई बार अध्यादेश लाया जा सकता है। क्या अब यह सोचने वाली बात है कि अध्यादेश बार बार लाना क्या लोकतंत्र की अवहेलना नहीं है? क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं है? जहां संसद मंदिर माना जाता हो लोकतंत्र का, जहां चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के द्वारा कानून पारित होनी चाहिए, वहां बार बार अध्यादेश लाना ये एक संसदीय परंपरा के खिलाफ है या नहीं? ऑब्वियस बात है। एक कानून जब बनता है सदन में तो उस पर चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो उसमें कमियां दूर की जा सकती है। यह अध्यादेश एक प्रकार से डिक्टेटरशिप को भी बढ़ावा देता है, अर्थात तानाशाही व्यवस्था को भी बढ़ावा देता है कि बार बार सरकार है जो अध्यादेश कानून बनाती है, क्योंकि उस पर सदन का बहुमत नहीं होता, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं होती। क्लियर? इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि बार बार संसदीय परंपरा में सरकार द्वारा बार बार अध्यादेश का लागू करना या लोकतंत्र के लिए किस प्रकार, या लोकतंत्र को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। क्लियर? इसके अध्यादेश जारी करने के संबंध में इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्लियर? तो एक तो आप इसका पक्ष लिखेंगे कि चर्चा ही नहीं, संसद सदन चर्चा ही नहीं करता है, वॉकआउट हो जाती है, तो मजबूरी बस सर, जब सदन चर्चा ही नहीं करेगा तो मजबूरी बस है कि सरकार को लाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस तो पास कर, मजबूरी में ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष लिखेंगे कि अध्यादेश जारी करने के पक्ष में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तर्क तो यह आता है कि विपक्ष जो है वह बार बार वॉकआउट कर जाता है, अर्थात किसी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाती। जब चर्चा नहीं होगी और कानून लाना आवश्यक है, उस परिप्रेक्ष्य में अध्यादेश गलत नहीं है। क्लियर? परंतु अगर विपक्ष की बात करें तो बार बार अगर यह प्रक्रिया हो और बिना चर्चा के कोई कानून पारित हो जाए तो वह तानाशाही व्यवस्था को बढ़ावा देगा। ध्यान रखिएगा, लिखते समय आपकी जो शैली होगी वह हमेशा क्रिटिसाइज्ड होगी, हमेशा आलोचनात्मक व्याख्या होनी चाहिए। और आलोचनात्मक व्याख्या तभी होगी जब आप उसका पक्ष जानेंगे। अगर मैं कहूं कि इसकी आलोचना करो और आप इसके बारे में जानते ही नहीं तो आप आलोचना क्या करेंगे? क्लियर? तो हमेशा क्रिटिसाइज्ड होगा, आलोचना। और निष्कर्ष जब आप लिखेंगे, निष्कर्ष लिखते समय हमेशा समाधान पॉजिटिव होगा।
आपका अपना तर्क होगा, निष्कर्ष देते समय हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। क्लियर? तो अध्यादेश होगा, एक तो कानून। दूसरा है सामान्य कानून पारित करने के संबंध में कोई विधेयक आया है लोकसभा में, राज्यसभा में, उस संबंध में यहां पर राष्ट्रपति कोई कानून पारित कर भी सकता है, विधेयक को पारित कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, है ना। तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कानून बनाने की। दूसरी जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक का उल्लेख किसमें, कौन से अनुच्छेद में? कई बार पूछा गया है पीटी में। धन विधेयक का जो उल्लेख है 110 में है और 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख है। क्लियर? तो धन विधेयक पारित करता है। बजट पारित जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, अर्थात जो भी संसद से रिलेटेड जो भी शक्तियां होगी वो सब के सब विधायी शक्तियों में आ जाएगी या प्रशासनिक शक्तियों में आ जाएगी। क्लियर? यहां तक हो गया था बात, यहां तक हो गया था। तीसरा और क्या था? न्यायिक शक्ति, यह भी चर्चा हो चुकी थी। यदि क्षमा याद रखिएगा, न्यायपालिका का एक पिरामिडियल स्ट्रक्चर है दोस्त। न्यायपालिका का एक व्यवस्था न्यायपालिका है, पिरामिडियल स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर कौन, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन? सिविल कोर्ट और ग्राम पंचायत, और सबसे ऊपर यदि मृत्यु दंड के संबंध में हो तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा सबसे ऊपर राष्ट्रपति क्षमादान करने के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल अपने निर्णय में राज्यपाल के संबंध में भी एक निर्णय दिया है कि राज्यपाल को भी मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति है। हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अर्थात राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल को भी मृत्यु दंड पे क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्लियर? तो ये सैन्य के प्रमुख में कौन कौन? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, कमीशन यही लागू करता है। राज्य से संबंधित, क्योंकि राज्यपाल, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा इसके बाद ही, क्योंकि इसके बाद ही एक टॉपिक उभर जाता है राज्यपाल। राष्ट्रपति के साथ हमेशा राज्यपाल को जरूर पढ़िएगा, तब जाकर के कंपैरिजन क्रिएट होगा। क्लियर? तो वो राज्य के संबंध में, न कि राज्य से बाहर। तो ये पांचों प्रकार की शक्तियां थी, ठीक है। इसमें अब आता है इसके बाद राज्यपाल का। ध्यान रखिएगा एक चीज, मैं और वापस पीछे जा रहा हूं आप लोग के साथ। मैंने शासन का उल्लेख किया था, अभी मैं पिछली क्लास का उल्लेख कर रहा हूं, नया टॉपिक अभी शुरू नहीं किया है। जो पीछे पढ़ाया गया है मैं वही बता रहा हूं। क्लियर? शासन का मैंने उल्लेख किया था, और शासन में मैंने 3 भागों में शासन को बांटा था। कौन कौन सा? कार्यपालिका, जिसे आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दूसरा विधायिका, जिसे आप लेजिस्लेटिव कहते हैं। और चौथा न्यायपालिका। अब कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, और बीपीएससी के किसी एग्जाम में, मुझे जहां तक मुझे याद नहीं है वो एग्जाम कौन सा था, ये पूछा गया था कि लोकतंत्र का चौथा खंभा कौन सा है। आमतौर पर तो मीडिया ही कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा खंभा। ये लोकतंत्र के तीनों खंभे, ये लोकतंत्र का तीनों खंभा है। क्लियर? जिसमें से हम जो अब तक चर्चा कर रहे हैं वह कार्यपालिका की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कार्यपालिका, जिसमें हमने कहा कि कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। पहले पुरानी बातें चर्चा हो रही है। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अस्थाई और अस्थाई। हमने कहा यह अभी नहीं पढ़ना, इतना सब सिर्फ ध्यान रखना है कि यह क्या होता है। तो यह अस्थाई कार्यपालिका जस्ट एज ए नौकरशाह, जिसे आप ब्यूरोक्रेट कहते हैं, नहीं, जिसे आप ब्यूरोक्रेट कहते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी होगा वह स्थायी कार्यपालिका का अंग होगा। अब तक ये पढ़ना है
क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, हालांकि 5 वर्ष के पूर्व भी समाप्त हो सकता है इसका पद। क्लियर। इसमें कौन कौन थे? तो एक सेंट्रल स्तर पर अर्थात केंद्र में और एक राज्य में। केंद्र स्तर पर कौन कौन कार्यपालिका का अंग है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बंधु? 5 वर्ष तक ही रहेगा। क्लियर। दोबारा चुन करके आना पड़ेगा। दूसरा कौन? प्रधान। लोकसभा कहां? यहां लोकसभा कहां? वो तो विधायिका का अंग है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति नहीं, कैबिनेट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा ना, वो सब का सब अस्थायी राष्ट्रपति से लेकर के कैबिनेट, अस्थायी कार्यपालिका का अंग। क्लियर। अब आता है राज्य का। ये अब तक हम चर्चा ये अब तक कर चुके हैं। अब आता है राज्य का। राज्यपाल के संबंध में ये जो टॉपिक है ना, बीपीएससी का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है और लगभग प्रत्येक दूसरे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आता ही। मेंस की मैं बात कर रहा हूं, पीटी तो इसके लिए रखा ही रहता है। मेंस में यहां 3 से 4 बातें आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बांट लीजिए क्या क्या। तो सबसे पहले परिचय, योग्यता, निर्वाचन, पदमुक्ति और शक्तियां। पीटी में जो क्वेश्चंस आएगा वो यहां से आएगा। पीटी में जो क्वेश्चंस आता है वो यहां से आता है। क्लियर। मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा और यहां से आएगा। यहां से कम आता है, यहां से ज्यादा आता है। जैसे 64वीं या 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि राज्यपाल एक कठपुतली है क्या? है ना, वह क्वेश्चन यहीं से था। कई बार क्वेश्चन आया है संघीय व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 का प्रयोग। जो भी जो विवाद होगा वो सारा का सारा करंट में चलता रहेगा और वह हमेशा क्वेश्चन यहां से आता है, यहां से नहीं आता, यहां से पीटी में आता है। क्लियर। दोनों में अंतर है, कहां से पीटी में, कहां से मेंस में। क्लियर। अब मैं जब इसके परिचय की बात करता हूं राज्यपाल की, तो संसदीय व्यवस्था की एक ये विशेषता है संसदीय प्रणाली की कि एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान रखिएगा, एक संवैधानिक प्रमुख होता है जो वास्तविक प्रमुख की सलाह पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, संसदीय व्यवस्था की प्रणाली की विशेषता है। एक संवैधानिक प्रमुख होगा जो वास्तविक प्रमुख की सलाह पर कार्य करेगा। तो संवैधानिक प्रमुख 2 होता है। केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है। वास्तविक प्रमुख भी 2 होता है। केंद्र की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होगा और राज्य की बात करेंगे तो सीएम होगा। क्लियर। अब इसकी सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है, जिसका राज्य कार्यपालिका का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 157 या 153 से लेकर के 167 तक में है। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख जो है, राज्य कार्यपालिका मैंने बता दिया कार्यपालिका में कौन कौन आएगा। तो राज्य कार्यपालिका का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 153 से 167 तक में है। क्लियर। और इसे कहते हैं, यह जो भाग है वह भाग 6 में, भाग 5 में केंद्रीय का है और भाग 6 में राज्य का। क्लियर। अब इसमें मेनली रूप से राज्यपाल, अब राज्य संसदीय प्रणाली की विशेषता है कि राज्यपाल होगा एक राज्य में,
राज्य में राज्यपाल होगा। तो क्या राज्यपाल का होना लोकतंत्र के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? इसके पीछे कहानी या तर्क ये है, एक्चुअली भारत विविधताओं भरा देश है, कई भाषाएं बोली जाती है, भौगोलिक विविधता ज्यादा है। इसलिए अगर सबको शक्तियां दे दी जाए और भारत में राज्य को अधिक शक्तियां दे दी जाए और केंद्र को अधिक शक्तियां दे दी जाए, एक व्यवस्था मान लेते हैं, कैसी है, नहीं मान लेते हैं कि राज्य जो है, राज्य के पास ज्यादा शक्तियां हो और केंद्र के पास कम हो, राज्य से केंद्र की ओर गया हो, मान लेते हैं, हालांकि है नहीं। भारत जैसे देशों में क्या प्रत्येक राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर देता? जिस तरीके से व्यवस्था है कि खालिस्तानी अलग मांग करता है, बोडोलैंड अलग मांग है, मराठा कभी उधर लड़ता है, क्षेत्रवाद जैसी समस्या है, तो भारत में क्या छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं पड़ जाता? सरदार पटेल ने जो 565 रजवाड़ों को, 550 से अधिक रजवाड़ों को जो जोड़ा, तो उसके बाद एक तर्क रखा गया संविधान सभा में कि क्यों नहीं राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति को स्थापित कर दिया जाए, राज्य में ही रखा जाए, और वह व्यक्ति जो था वह व्यक्ति राज्यपाल के रूप में रखा गया। क्लियर? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो भी काम होगा वो राज्यपाल के बाद ही होगा। जब तक राज्यपाल आदेश नहीं देगा, यानी कि अगर विधानसभा पारित कर दे कोई कानून और राज्यपाल जब तक उसको नहीं बताएगा तब तो कानून नहीं माना जाएगा। एक ना राज्य में एक व्यवस्था को, यानी केंद्र ने अपनी शक्ति को वहां स्थापित कर दिया। ध्यान रखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, विवाद का कारण भी आगे चर्चा होगी कि विवाद का कारण क्यों बन गया। क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है, और जब तक एक ही दल का शासन जब तक चल रहा है, एक ही दल का, यानी केंद्र में भी उसी दल का शासन और राज्य में भी उसी दल का शासन, तब तक कोई विवाद नहीं है। लेकिन जहां दोनों में अलग अलग दल हो गया तो राज्य हमेशा केंद्र पर आरोप लगाता है या राज्यपाल पर आरोप लगाता है कि हमें काम करने नहीं दे रहा। यह विवाद का कारण, उद्देश्य इसके पीछे यह था अखंडता को बनाए रखना। मेन उद्देश्य यह नहीं है कि वह राज्य को कार्य नहीं करने देना। राज्यपाल को स्थापित करने का मेन उद्देश्य है कि जो क्षेत्रीय अखंडता, जो भौगोलिक अखंडता है, भाषाई अखंडता है, उसको बनाए रखना। और प्रस्तावना को याद कीजिए, अखंडता शब्द था और मैंने अखंडता को दो अर्थों में बताया था कि एक तो भाषा सामाजिक अखंडता और एक भौगोलिक अखंडता। क्लियर? अखंडता को बनाए रखना मेन उद्देश्य ये है राज्यपाल की नियुक्ति का। हालांकि इसके संबंध में कई विवाद आते रहे हैं। क्लियर? तो परिचय है कि एक संवैधानिक प्रमुख होगा जिसका उल्लेख भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक में है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम 35 वर्ष की आयु पूरी हो, मिनिमम तो ही हो ना, भारत का नागरिक हो, उस राज्य का सदस्य नहीं हो या नागरिक नहीं हो। हालांकि यह योग्यता नहीं है, यह नैतिक बाध्यता है, एक कानूनी बाध्यता नहीं। कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वो राज्यपाल है, लेकिन ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, ये नैतिक बाध्यता है। क्लियर? तो वो लाभ के पद पर न हो और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार राज्यपाल बनने के लिए विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। निर्वाचन कौन करता? निर्वाचन नहीं होता, इसका नियुक्ति होती है। नियुक्ति होती है किसके द्वारा?
राष्ट्रपति के द्वारा। अब सोचियो कि एक राष्ट्रपति को भी सारी शक्तियां दे दी जाए, सॉरी राज्यपाल को भी, और उस राज्य के सीएम को भी समान शक्ति दे दी जाए, दोनों को। भाई राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और जो सीएम भी है संवैधानिक, और दोनों को समान शक्ति दे दी जाए, तब क्या होगा? कोई काम हो सकता है क्या? दोनों कहेगा ना कि मुझे न तो जनता ने भेजा है, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करूंगा? विवाद का कारण बन जाएगा, प्रणाली सही से कार्य नहीं कर पाएगी। इसीलिए लिख दिया गया है संवैधानिक प्रमुख होगा जो वास्तविक प्रमुख की सलाह पर कार्य करेगा। यह लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की विशेषता है, इसलिए मैंने संसदीय प्रणाली पहले बता दिया। क्लियर? पदमुक्ति कब होगा? राष्ट्रपति की इच्छा पर, हालांकि वो प्रधानमंत्री की इच्छा पर है। क्लियर? तो जब या तो 5 वर्ष या 5 वर्ष के पूर्व भी खत्म किया जा सकता है, तरीका तो यही है। अब आता है शक्तियों पर, क्योंकि मेन चर्चा हम इसी पर करेंगे, ये लगभग सबको पता है। क्लियर? मेन चर्चा शक्तियों पर करेंगे। क्या क्या शक्ति है बंधु? सबसे पहले कार्यकारी शक्ति या राजनीतिक शक्ति। क्या क्या शक्ति है इसके अंतर्गत? सीएम की नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा, और यहीं से विवाद भी आएगा। जहां पर आएगा, ये बिहार की भी मैं घटना बताऊंगा। ठीक है? सीएम की नियुक्ति करता है, मंत्रियों को की नियुक्ति करता है, सारी नियुक्ति वाली शक्ति इसी में आ जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, नियुक्ति नहीं करता, शपथ दिलाता है। कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य कैग की, केंद्र वाले नहीं बात कर रहा हूं, राज्य के कैग की नियुक्ति करता है। क्लियर? राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की मुख्य निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत का चुनाव कराता है, पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता। क्लियर? जो भी नियुक्ति है, पंचायतों के बारे में शक्तियां बताता है, ये सभी। सीएम की नियुक्ति करता है, यदि सीएम विधानसभा के बहुमत दल का नेता, अगर किसी दल को बहुमत मिल गया विधानसभा में, लोकसभा, ये विधान परिषद में नहीं, ध्यान रखिएगा, सदन में, राज्य में 2 सदन होता है, हालांकि 6 या 7 ही राज्यों में 2 सदन है, बाकी राज्यों में नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2 सदन होता है, विधानसभा और परिषद। परिषद हो गया उच्च सदन और ये हो गया निम्न सदन। जिसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति नहीं, इसकी नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से होती है। प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है जिसमें जनता भागीदारी करती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? विधानसभा के वह बहुमत दल का यदि नेता होगा, किसी दल को बहुमत मिल गया, मान लेते हैं अभी बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में कौन कौन सा है? आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है, और भी है, लोजपा है, और क्या हो गया, हम भी है, नहीं, कांग्रेस भी है, कई सारे दल। क्लियर? अब मान लेते हैं कि यहां पर किसी दल को ऐसी, अगर एक दल को बहुमत आ गया या उसके गठबंधन को बहुमत आ गया, तब तो राज्यपाल के पास कोई समस्या है ही नहीं, जो है नेता उसको हम बना देंगे, तब कोई समस्या नहीं। समस्या तब है जब किसी दल को बहुमत न मिला हो। सीएम की नियुक्ति के संबंध में बात कर रहा हूं, किसी दल को बहुमत न मिला हो, यानी त्रिशंकु विधानसभा बन गई हो, ठीक है, तब उस समय कोई नेता, क्योंकि कोई बहुमत का है नहीं, तब राज्यपाल अपने वैवेयिक शक्ति का प्रयोग करेगा, अपने विवेक का प्रयोग करता है कि किस दल को हम बुलाएं, किस दल को बुलाएं। अब वह अपना तर्क बताता है कि नहीं, मैं सबसे बड़े दल को बुलाऊंगा। ध्यान रखिएगा,
कहीं कोई उल्लेख नहीं है इसका कि आप सबसे बड़े दल को ही बुलाइए। ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। सुभाष कश्यप जो भारत के सबसे बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, उनसे एक बार जब चर्चा हो रही थी, उन्होंने जब चर्चा में भाग लिया तो उन्होंने ये बिहार के उस समय घटना थी बूटा सिंह वाली सरकार, बूटा सिंह उस समय राज्यपाल थे, ठीक है, 5-6 की घटना है, क्लियर। उस समय नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे उस समय, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और मैंने भी कहा ना कि विवाद का कारण यदि दो अलग अलग दल हो जाए तब विवाद का कारण बन जाता है। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी 5 में, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बूटा सिंह उस समय राज्यपाल थे। बूटा सिंह ने सबसे बड़े पार्टी होने के नाते उनको बुलाना चाहिए था, बूटा सिंह ने नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। और उन्होंने हालांकि समय दे रहे थे कि अपना अपना सब बना लो, उन्होंने जब देखा कि अब बनने वाली है, अब गठबंधन जब बनने वाला है, हमारे पास आने वाला है, उन्होंने राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया, यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तर्क ये दिया कि ये जो है ना सभी खरीद बिक्री कर रहे हैं विधायकों का। तर्क उन्होंने ये दिया कि विधायकों की खरीद बिक्री हो रही है और उनमें लोजपा के विधायक की खरीद बिक्री हो रही है, उनके पास न्यूज, उन्होंने तर्क ये रखा, क्लियर। अब वहां पर यह हुआ कि राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन इस शक्ति को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया, इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना। दोबारा फिर गठबंधन की सरकार बनी और जो बहुमत होगा उसकी। इसलिए सीएम की नियुक्ति के संबंध में यह विवेक उसका यह तर्क देता है कि यदि किसी विधानसभा में, यदि विधानसभा में किसी का बहुमत ना हो तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी व्यक्ति को, उस दल का किसी व्यक्ति को जो गठबंधन में हो या गठबंधन जो सबसे बड़ा हो, बुला सकता है और समय निर्धारित कर सकता है, यानी कि इतना दिन में आप विश्वास मत आप हासिल कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, उसी नीतीश कुमार को मात्र 7 दिन का समय दिया गया था कि आप, और उसके पहले एक अन्य पार्टी को 13 दिन का समय दिया गया था। यह राज्यपाल पर डिपेंड करता है। इसलिए आप किसी के पक्ष में आप कुछ और कर रहे हैं, किसी के पक्ष में कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कई बार यह विवाद का कारण बनता है और इसी में आपको पढ़ना है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि राजमन्नार एक आयोग तमिलनाडु सरकार ने गठित किया था। राजमन्नार आयोग ने जब देखा इतना विवाद है तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया, कहा ना क्यों नहीं राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दो। उन्होंने अपने रिपोर्ट में तो यहां तक कह दिया राजमन्नार आयोग ने कि आप ना राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दो, ठीक है। तो सरकारिया आयोग फिर बैठा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कहा कि नहीं भैया आप पद मत समाप्त करो, आप जो है ना राज्यपाल को 5 साल तक रहने दो और राज्यपाल की जो नियुक्ति करो ना वो चीफ मिनिस्टर यानी सीएम की सलाह पर कर दो, बस इतना कर दो। आप कोई अलग दल का सीएम और अलग दल का प्रधानमंत्री क्या उसकी सलाह मानेगा? क्या भारत जैसे देशों में तो संभव नहीं है। रिपोर्ट ठंडे बस्ते में अभी तक पड़ा हुआ है, क्लियर। तो एक तो कारण है कि यहां पर यह हो गया कि एक शक्तियां कि सीएम की यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां भी नहीं है, दिक्कत तब है जब किसी को बहुमत ना मिले तब, क्लियर। तो एक तो रीजन विवाद वाला में यह बनेगा। दूसरा विधायी शक्ति में, विधायी शक्ति में मैंने फिर कहा पहले वाले विधायी शक्ति यानी कि जब भी विधानसभा से संबंधित कोई शक्ति होगी वो यही करेगा, जैसे विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति, नहीं बजट पारित करवाने की शक्ति, निधि जारी करने की शक्ति, वो सभी। लेकिन फिर यहां पर विवाद आएगा कानून बनाने की शक्ति में। कानून बनाने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। अब कोई विधानसभा, अब विधानसभा जो है ना
लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। कोई कानून सॉरी विधेयक को पारित करती है, ठीक है। कोई विधानसभा पारित कर देती है कि विधेयक को, और वह विधेयक राज्य सूची से ही संबंधित होगा, ध्यान रखिएगा। अब यह किसके पास जाएगा? अब राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? यहां पे राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? उस विधेयक को या तो पारित कर दे, तब तो कोई समस्या नहीं है भाई, तुमने दे दिया, हमने पारित कर दिया। पुनर्विचार के लिए भेज दे, थोड़ा बहुत समस्या है लेकिन इतनी समस्या यहां पर भी नहीं है। दोबारा विधानसभा भेज देगा तो पारित कर देगा। पुनर्विचार के लिए भेज दे, नहीं करता। अब यह क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। दूसरा है कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। यदि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेगा तो इसके हाथ से अधिकार और कहां चला गया? केंद्र के पास। अब केंद्र अलग अलग है, दल अलग अलग है, तो पारित करने देगा? यह सबसे बड़ा विवाद का कारण बन जाता है। क्लियर? तो दो विवाद हो गया। पहला विवाद तो हो गया सीएम की नियुक्ति के संबंध में, यहां पर कोई समस्या नहीं है, यहां पर भी कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां है? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर दे। एक चौथा एक और कानून हो सकता है कि इसी के सलाह पर वो अध्यादेश जारी कर दे। किस विषय पर? राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश। लेकिन वह अध्यादेश में कोई विवाद नहीं है क्योंकि वह कैबिनेट की सलाह पर जारी करता है। मेन विवाद कहां हो गया? राष्ट्रपति के लिए वो कानून सुरक्षित रख लेता है तब। तो राज्यपाल की दो शक्तियां हो गई, एक कार्यकारी और एक, मैं भी लिखवा भी दूंगा, पहले मैं समझा रहा हूं। क्लियर? तीसरी जो शक्तियां और क्या है? विवेक शक्ति, न्यायिक शक्ति, और क्या क्या है? यही है। विवेक शक्ति में क्या क्या है बंधु? नहीं, वह विधानसभा के अध्यक्ष को है। हाँ, वो अंतिम, यदि दोनों बराबर हो गया तब। हाँ, तो स्पीकर की शक्तियां है कि नहीं, वो विधानसभा या लोकसभा स्पीकर को है। जो अध्यक्ष होगा उस समय अंतिम रूप से होगा। लेकिन राज्यपाल की कोई भूमिका यहां पर नहीं है, ना तो राज्यपाल को है ना ही राष्ट्रपति को। क्लियर? विवेक शक्ति में क्या क्या आ गया? पहला, अनुच्छेद 356 का प्रयोग। सुने ही होंगे अनुच्छेद 356, और सबसे ज्यादा बार बीपीएससी तो इसके पीछे पागल रहता है अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर, और यह संघीय व्यवस्था से कोरिलेट करके पूछता है। इसी क्वेश्चन को पूछेगा फेडरल सिस्टम से। और क्या क्या हो सकता है? जब त्रिशंकु विधानसभा हो तब सीएम की नियुक्ति। और क्या हो सकता है? कानून पारित करने की शक्ति में। इसकी चर्चा हमने कर दिया। अनुच्छेद 356 है क्या बंधु? आपातकाल होता क्या है? पहले तो आपातकाल, मैं इसकी चर्चा करने से पहले पीछे चलता हूं। आपातकाल क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी, होता क्या है? हा? जब सरकार, संविधान में
दुनिया के प्रत्येक संविधान में, ये हालांकि यह व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है, दुनिया के प्रत्येक संविधान में एक व्यवस्था है आपातकाल की। इस व्यवस्था में तीन प्रकार के आपातकाल हो सकते हैं। यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब, या युद्ध हो जाए तब। ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन से पहले तक आंतरिक सुरक्षा को लेकर के था, यहां पर सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक सुरक्षा था। दूसरा है यदि आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तब, यदि आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तब। और तीसरा है किसी एक विशेष क्षेत्र में या राज्य में राजनैतिक संकट उत्पन्न हो जाए तब। तीन प्रकार से आपातकाल लगती है, क्लियर। पहला, यदि आंतरिक समस्या पहले था, अब ये नहीं है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है, ठीक है। यदि सशस्त्र विद्रोह हो और युद्ध की संभावना हो या युद्ध हो, ठीक है, तो अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में, या पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश में आपातकाल लागू होगा, पूरे देश में। ध्यान रखिएगा, 1962 के युद्ध के दौरान भी आपातकाल लगा था। भारत में कब कब लगा था ये भी, तो 1962 के युद्ध के दौरान भी आपातकाल लगा था, और 1971 के दौरान भी लगा था, जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। एक्चुअली 1975 में जब आपातकाल लगा हुआ था, तो उस समय जब आपातकाल लगा था, उस समय ऑलरेडी आपातकाल चल रहा था, 71 वाली, क्लियर। लेकिन वहां पर युद्ध के कारण आपातकाल इंदिरा गांधी ने नहीं लगाया था, वहां पर इसके कारण लगाया था, न कि इसके कारण लगाया था। हाँ, तो प्रधानमंत्री सलाह देगा तो राष्ट्रपति लगा देगा, क्लियर। तो यहां पर हो गया, अब यह आपातकाल लगा था। दूसरा है यदि आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तब, जब अभी, क्योंकि अभी योजना आयोग पढ़ रहे थे आप लोग, और उसमें आप लोगों ने भी पढ़ा था 90 के दौरान ये आपातकाल नहीं लगा था, योजना अवकाश हुआ था, है ना। और मैंने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था कि उदारीकरण आया ही क्यों था, उदारीकरण, क्योंकि गठबंधन शुरू हो रहा था, उदारीकरण आया ही क्यों था उस दौर में, क्लियर। भारत की उस समय आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके पूर्व तक, नरसिम्हा राव के पूर्व तक चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, और उस समय भारत के सोना को आईएमएफ में गिरवी रखना पड़ा था। वर्ल्ड की 3 संस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड की 3 संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। ध्यान रखें, इन तीनों पर विकसित देशों का ही प्रभाव है, ठीक है, और आईआर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों संस्थाएं वित्तीय प्रबंधन करती है, ये दोनों संस्थाएं वित्तीय प्रबंधन करती है, क्लियर। और ये जो संस्था है ना, व्यापार को बढ़ावा देती है। अब क्लियर हो गया, ये दोनों संस्थाएं ये व्यापार को बढ़ावा देती है, और ये है जो वित्तीय प्रबंधन करती। वित्तीय प्रबंधन का मतलब हो गया कि किसी को कितना लोन चाहिए, किसी को कितना पैसा चाहिए, क्लियर। तो आईएमएफ ने कहा, आईएमएफ का प्रभाव, तो आईएमएफ ने भारत को पैसा देने से मना कर दिया। अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान को मना कर दिया, क्लियर, पाकिस्तान को मना कर दिया, क्योंकि आप गारंटी दीजिएगा तभी ना हम आपको, बैंक आप लेने जाइएगा पैसे तो गारंटी देगा तभी ना देगा। उसने गारंटी नहीं दे पाया, वो पाकिस्तान नहीं दिया। भारत को 1990-91 में ऐसी वित्तीय संकट क्रिएट हो गई थी कि उसको अपना सोना गिरवी, अर्थात लोन लेने के लिए भारत ने अपना सोना गिरवी यानी गारंटी के रूप में रखा था, क्लियर। ये आर्थिक स्थिति अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लागू हो सकती है, लेकिन
उस समय भी आपातकाल लागू नहीं हो पाया था। उस समय जब पूरे वर्ल्ड में, खास करके जब तेल संकट हावी था, उदारीकरण शुरू हो रहा था, भूमंडलीकरण आ रहा था, भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ था और भारत समाजवादी से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर ट्रांसफर हो रहा था। उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, 90 के दशक की। क्लियर? इसलिए सबसे ज्यादा हलचल वाला दशक रहा है और वही 89 के आसपास यूएसएसआर का विघटन हुआ था। पूरा वर्ल्ड जो है ना, नए भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक हर रूप में बदल रहा था। और आईआर को यदि समझना हो, जीएस फर्स्ट पेपर को समझना हो, तो वर्ल्ड को जरूर मैप के अनुसार समझिएगा, तब जाकर के कवर हो पाएगा। क्लियर? उस समय पूरा वर्ल्ड, उसमें भारत, क्योंकि भारत भी अछूता नहीं था। एक तो गठबंधन सरकार आ रही थी, है ना, उसके पहले जेपी ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया था, तो राजनीतिक रूप से भारत में हड़कंप मचा हुआ था, आर्थिक संकट क्रिएट हो गया था। क्लियर? तो उन सब परिस्थितियों के कारण भी, इतना होने के बाद भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा और आज तक प्रयोग नहीं हुआ। इसमें होता क्या क्या, अगर लग जाता तब क्या होता? तो जितना सब वेतन है ना कर्मचारियों का, या तो रोक दिया जाता या आधा कर दिया जाता। वित्तीय आपातकाल के दौरान या तो रोक दिया जाता, या यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान भी नहीं लगा। अब इतना बड़ा संकट आया, उस दौरान भी नहीं लगा, तो ये लगा नहीं। अब आता है राज्य में राजनीतिक संकट। यदि राज्यपाल को यह महसूस हो कि संविधान सम्मत कार्य नहीं हो रहा हो, तब वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। अब राज्यपाल को महसूस होगा तब। अब बूटा सिंह को महसूस हो गया कि भाई राजनीतिक संकट है, खरीद बिक्री हो रही है, तो इस पर ना राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। जगदीश धनखड़ साहब को लग रहा था, लगा नहीं, सरकार लगा नहीं पाई, केंद्र सरकार, ममता बनर्जी की वाक्पटुता है या उसका तेवर है कि केंद्र सरकार भी डर जाती है। ठीक है, अब वो लगा नहीं पाए, लेकिन उम्मीद तो बंध ही गया था कि लग ही जाएगा, जिस तरीके से हो रहा था। महाराष्ट्र में भी नहीं लग पाया। क्लियर? वो तो लगा बाद में ना, जब किसी को बहुमत ही ना मिला हो तब। क्लियर? अब बूटा सिंह को लगा कि हमारे राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, बिहार में 7 बार लग चुका है, 7 या 8 बार। एक चुनी हुई सरकार को, जिसे जनता ने चुना हो लोकतंत्र में, और चुनी हुई सरकार को सिर्फ आप इस एक आधार पर या अन्य कारणों से आप उसे हटा देंगे, तो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? 1980 के दशक में इंदिरा गांधी ने जबरदस्त प्रयोग किया, इसका खुल करके प्रयोग किया, मजा लिया उन्होंने। और जब भी जिस राज्यपाल को लगाया और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने 1978 में, तब मोरारजी देसाई ने एक बयान दिया, देखो भैया मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, अब ना जो राज्यपाल है ना, या तो इस्तीफा दे दो। ये प्रधानमंत्री के बयान में बता रहा हूं। क्लियर? अब जो राज्यपाल है, या तो इस्तीफा दे दो, या वहां पर तो तुमको हम हटा देंगे। सोचिए कि एक राज्यपाल को जब चाहे, या राज्यपाल अगर उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो केंद्र के अनुसार, तो आप उसको नहीं। तो यहां पर एक दलीय, यानी कि केंद्र इतना प्रभावी हो जाता है अनुच्छेद 356 को लेकर के कि राज्य की शक्तियां छिन जाती है। और यह क्वेश्चन बनता है कि संघीय व्यवस्था एकात्मक स्वरूप लिए हुए है क्या? संघीय व्यवस्था एकात्मक स्वरूप लिए हुए है क्या, या संघीय व्यवस्था परिसंघीय स्वरूप अर्थसंघात्मक है? कैसे?
क्लियर। और संघीय व्यवस्था से कई बार क्वेश्चन उभरता है और वह क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 356 से, और वह है आपातकाल राज्यपाल के वैवाहिक शक्ति से। नहीं नहीं, राज्यपाल पर तो महाभियोगी नहीं होता, राज्यपाल को सीधा हटा दिया, नियुक्त किया जाता है। नहीं, महाभियोग पर के राज्यपाल पे नहीं लगता, वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर लगेगा। क्लियर। अब एक चीज तो अब यहां पर राज्यपाल को जिसको मन कर रहा है ना उसको राज्यपाल बिठा दिया जा रहा है। अब सोचिए कि एक न्यायाधीश रिटायर हो रहे हैं, न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा रहे या अन्य भी, फखरुद्दीन अहमद भी रहे पहले, एक न्यायाधीश रिटायर हो रहा है, आप उसको ना उस राज्य से उठा करके, उस न्यायाधीश जब रिटायर होता है तो उसको राज्यपाल का पद दे दिया जाता है। फातिमा बीबी नाम सुने होंगे, राज्यपाल का पद दे दिया गया था। रंगनाथ मिश्रा को, न्यायाधीश रहे, राज्यपाल का पद दे दिया गया। अर्थात ये भी कह सकते हैं ना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है क्या, कि आप जिसको चाहेंगे आप राज्यपाल बना दिया। अब अगर आपके लिए निर्णय दे दिया तब तो ठीक है, हम आपको राज्यपाल, निर्णय नहीं दिया तब। इस तरीके से आप एक लालच दे रहे हैं न्यायाधीशों को, देखो मेरे पक्ष में निर्णय दो तो मैं ना आपको राज्यपाल का पद दे दूंगा, रिटायरमेंट के बाद तुम करोगे क्या। ये हमला नहीं है क्या। रंजन गोगोई पर यही तो विवाद क्रिएट हुआ था, और राज्यसभा का सदस्य जब उन्होंने अयोध्या पर दिया, राम मंदिर पर, तब उन पर आरोप लगा कि आपने इनको लॉलीपॉप दे दिया था। क्लियर। तो इसलिए नियुक्ति के संबंध में भी राज्यपाल पर कई बार विवाद देखने को मिलता है। क्लियर। हेडिंग दीजिए। टाइम हो गया क्या, लिखिए, हेडिंग दीजिए राज्यपाल। टाइम हो गया ना, हाँ बोलिए ना। नहीं, दोनों में अंतर है। राष्ट्रपति शासन सिर्फ राज्य में लगता है। क्लियर। और आपातकाल राज्य में भी लग सकता है, राज्य के अंदर किसी एक विशेष क्षेत्र में भी लग सकता है, या पूरे देश में भी लग सकता है। आपातकाल में अनुच्छेद 352, 360, 356 का प्रयोग होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में सिर्फ 356 का प्रयोग होता है। अब क्लियर हो गया, कंफ्यूज आइएगा नहीं बस। क्लियर। टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा, अच्छा टाइम हो गया है। क्लियर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके संबंध में नहीं ना, वो ना सिर्फ लिखा देने से वो मजा नहीं आता ना, फिर वो तो फिर मैं नोट्स ही ना दे दूं, फिर रंगनाथ मिश्रा की चर्चा मैं कैसे करूंगा या फिर फातिमा बीवी का उल्लेख मैं कैसे कर पाऊंगा। हाँ बोलिए। हाँ, राष्ट्रपति के पास ही जाएगा, जो भी जाएगा। हाँ, राज्य अगर नहीं हटा रहा तो नहीं हटा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो सकता, कोई सुनवाई नहीं कि नहीं जा सकते जब तक राज्यपाल संविधान, जैसे बूटा सिंह वाले में गए तो आप हटाया नहीं बूटा सिंह को, उनके निर्णय को हटा दिया। बूटा सिंह ने जब 2005-6 में जब निर्णय आपातकाल ये राष्ट्रपति शासन वाला दिया था, तब बूटा सिंह को हटाया नहीं था। बूटा सिंह को हटाने का अनंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास था। उन्होंने जो निर्णय दिया था या लिया था, उसके निर्णय को पलट दिया था उन्होंने, बस इतना ही किया। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ निर्णय पलट सकते और कुछ नहीं है कुछ भी। हाँ क्या बोले आप, अब मुझे भी याद नहीं है कितना क्लास हो चुका है। पहले जो छूट गया होगा तो उसका वीडियोस भी होगा समथिंग, और जो एक बार मैं सोच रहा हूं कि सारा एक बार दोबारा रिवीजन भी करवा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, हो जाएगा पूरा।